हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है गति के नियम, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं न्यूटन के गति विषय के द्वितीय नियम में और वहां से देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो अगर हम बात करें कि किसी न्यूटन के गति विषयक के द्वितीय नियम से इससे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं F इक्वल टू dP अपॉन dt, यानी संवेग परिवर्तन की दर वो बल के बराबर होती है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन होता है, उसकी दर कितनी है परिवर्तन की, वो उस पर लगने वाले बल के बराबर होता है। उसको मैथमेटिकल फार्मूला लिख सकते हैं F इक्वल टू dP अपॉन dt। अगर कंडीशन लगा देते हैं कि यदि बाह्य बल अनुपस्थित है, ये मान कर चलते हैं कि अगर उस वस्तु पर या उस निकाय पर अगर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है ना, तो अनुपस्थित है तो F इक्वल टू क्या रहेगा, 0। यदि बाह्य बल अनुपस्थित है, नहीं इस वस्तु पर कोई बाह्य बल अगर कार्य नहीं करता है तो F की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो F की वैल्यू 0 आ जाएगी तो F 0 dP अपॉन dt ये लिख सकते हैं, या इसको पक्षांतर में dP इक्वल टू लिखा जा सकता है 0। या अगर आप देखिए यहां से ये क्या है, dP क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन अगर शून्य है, इसका मतलब है कि जो संवेग है वो चेंज नहीं हुआ है, जो संवेग पहले था वो अभी भी है। यानी कह सकते हैं P जो है वो एक नियतांक के रूप में रहेगा, यानी P क्या है, नियतांक है। तो अब इससे लोग निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्लियर हो गया कि dP अगर 0 है तो P क्या हो जाएगा, नियतांक। मतलब अगर किसी वस्तु का समय मतलब 10 है शुरू में, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा गया तब भी 10 है, तो इसका मतलब क्या है, उसका अंतर कितना हुआ, 10 माइनस 10 0, यानी परिवर्तन शून्य। इसका मतलब जितना संवेग था उतना ही बना, यानी नियत है। और इसका मतलब है कि जो P क्या हो जाएगा, नियत कब होगा, जब बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तब। और नारायण बाह्य बल अगर कार्य न करे तो उस निकाय का जो संवेग है वो हमेशा नियत रहता है। नियत मतलब संरक्षित रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस यही हमारा जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है वो, इसका स्टेटमेंट हम इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थात यदि किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य न करे तो उस निकाय का संवेग, उस निकाय का रेखीय संवेग, रेखीय शब्द इसलिए लगा रहे हैं हम लोग, वैसे जनरली संवेग अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। रेखीय शब्द इसलिए लगा रहे हैं कि आगे हम लोग एक दूसरा संवेग और पढ़ना है, इसको कहते हैं हम लोग कोणीय संवेग, ठीक है ना। जब गुणन गति होती है तो समय जो संवेग होता है उसको कोणीय संवेग कहते हैं। और यहाँ रेखीय गति हो रही है इसलिए हम लोग रेखीय संवेग की बात करेंगे। तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण
कितनी बार आपको ध्यान, स्टेटमेंट अगर लिखना है, देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो आपको लिखेंगे यदि किसी निकाय या किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उस निकाय का जो संवेग है वो नियत रहता है, यानी संरक्षित रहता है, कंजर्व, ठीक है ना, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये उसका स्टेटमेंट है लेकिन संवेग संरक्षण का। अब सुनो कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि अगर दो पिंडों से अगर कोई निकाय बना हुआ है तो उसके लिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन किस प्रकार से लागू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सुनो कर लीजिए पहले, लिया। अब हेडिंग लगाइए, दो पिंडों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अगर कोई एक, अभी उसके पहले जो फार्मूला लिखा था कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल का कार्य न करे तो उसका संवेग जो है नियत रहता है। इसको जरा दो पिंड हम लेकर के चलेंगे कि मान ली कोई निकाय है वो दो पिंडों से मिलकर के बना है, दो से अधिक पिंड भी हो सकते हैं, तो उसका रेखीय संवेग संरक्षण से कैसे बताएंगे कि उसका संवेग नियत है। तो इसको हम मान लेते हैं दो पिंड हैं, एक पिंड है ए और एक पिंड है बी। ये दो पिंडों से मिलकर के एक निकाय बना हुआ है। जब ये आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद इनका वेग बदल जाएगा। तो टकराने से पहले कितना संवेग था ये पहले हम लोग मान लेते हैं, और उसके बाद इस संवेग टकराने के बाद का निकालें और फिर देखें इस टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग में क्या संबंध निकल करके आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लैंग्वेज लिख ले, तो इस ए वस्तु द्वारा बी पर लगाया गया बल हम मान लेंगे एफ ए बी, और बी वस्तु पर ए द्वारा लगाया गया बल हम लोग मान लेंगे एफ बी, यानी जब टकराएंगे तब। लेकिन टकराने से पहले ये पहले एक इस वेग से चल रहे होंगे, इसके कारण उसमें संवेग होगा। तो मान लेते हैं, माना दो पिंड ए व बी जिनके दो पिंड ए व बी जिनके प्रारंभिक संवेग प्रारंभिक संवेग या रेखीय संवेग, इसका मतलब प्रारंभिक रेखीय संवेग क्रमशः पी ए व पी बी, ये हम मान करके चल रहे हैं। शुरू में उसके जो संवेग हैं, यानी स्पिन का वाला द्रव्यमान हमारा है एम ए और स्पिन का संवेग है एम बी, और ये कुछ वेग से चल रहे होंगे तो एम ए इंटू इसका वेग, ठीक है ना, यानी इसका जो संवेग है एम ए यू ए इंटू ये संवेग आ जाएगा इसका, ये इसके बराबर होगा टी ए के बराबर। और इस पिंड का द्रव्यमान अगर हम एम बी मान लें, उसका वेग मान लेते हैं यू बी, ये हो जाएगा पी बी। तो टकराने से पहले, यानी उससे टक्कर नहीं हुई अभी, माना दो पिंड जिनके रेखीय संवेग क्रम से पी ए व पी बी है, जब ये दोनों पिंड आपस में बीती समय के लिए टकराते हैं तो टक्कर के पश्चात
पश्चात इन पिंडों के रेखीय संवेग पी ए डैश व पी बी डैश हो जाते हैं, ये मान चले। यानी हमने इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है, ये अंतर क्रिया के कारण आपस में टकराए। टकराने के बाद इसका संवेग बदल गया, तो समय बदल गया तो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? उसका द्रव्यमान उतना रहेगा, वेग बदल जाएगा। टकराने के बाद तो वेग बदल गया, बदलने के बाद उसका वेग कितना हो गया? va। ये मान इसका आ जाएगा pa डैश। और ये है इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? वेग बदलने के बाद, टक्कर के बाद उसका वेग हो गया vb, तो संवेग कितना हो गया? pb डैश। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। टक्कर से पहले का संवेग कितना है? pa और pb। टकराने के बाद का जो संवेग है वो है pa डैश और pb डैश, ये मान के चलेंगे, ठीक है ना। और ये शर्त इसमें मान से टकरा, जो टक्कर लगी है वो हमने वाय पर कोई नहीं लगाया है, ठीक है ना। ये अंतर क्रिया के कारण टक्कर हुई है। तो यदि पिंडों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यदि पिंडों पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो, अगर पिंडों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो ए पिंड पर बी द्वारा कितना बल लगेगा? ये हम लोग न्यूटन के गति विषय के द्वितीय नियम से जानेंगे। संवेग परिवर्तन की दर को बलागुण कहते हैं। जो टक्कर हुई है उसका समय, यानी एक दूसरे के संपर्क कितनी देर के लिए रहे वो हमें मान चले हैं कि टक्कर कितनी देर के लिए वो ये है dt समय के लिए, ठीक है। जब ये दोनों आपस में dt समय के लिए टकराते हैं तो टक्कर के पश्चात इन पिंडों के रेखीय संवेग pa डैश व pb डैश हो जाते हैं। टक्कर कितनी देर के लिए है? dt समय ले नहीं कर सकते, dt समय के लिए संपर्क में आए, फिर अलग होगा, उनका वेग बदल गया, va और vt हो गया, ठीक है। तो न्यूटन के गति विषयक के द्वितीय नियम से क्या लिख सकते हैं? पिंड A पर B द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा? FAB बराबर हो जाएगा DPA, यानी A में समय परिवर्तन कितना हुआ बटे समय अंतराल कितना हुआ। समय अंतराल कितना है? dt। तो इसको हम लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन कितना हुआ? पहले संवेग था A पिंड का pa, बाद में हो जाता है pa डैश, तो परिवर्तन कितना लिख सकते हैं इसको? pa डैश माइनस pa। ये समझ आया? संवेग परिवर्तन कैसे लिखेंगे हम लोग? बाद में कितना हो गया है, पहले कितना था, उसका अंतर वो परिवर्तन आएगा बटे समय अंतराल, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए पहले। क्लियर हो गया? दो पिंडों से मिलकर के कोई निकाय बना है जिसमें हम मान चल रहे हैं कि दो पिंड हैं जिनके प्रारंभिक संवेग pa और pb है। अगर इन पर कोई बाह्य बल अगर नहीं लगाया जाता है, अंतर क्रिया के कारण ये आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण उनमें संवेग परिवर्तन हो जाता है pa डैश और pb डैश। समय कितनी देर के लिए टक्कर हुई? dt समय के लिए। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के विषय के द्वितीय नियम से A पर B द्वारा लगाया गया बल लिखेंगे FAB बराबर dpa अपॉन dt, और dpa के वैल्यू कितनी, समय परिवर्तन कितना होगा? pa डैश माइनस pa अपॉन dt, ठीक है। सुनो कर लो। उसके बाद एग्जाम में कितना लिखना है आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए इसको भाषा सहित आपको नोट करना है।
उसके आगे अब ए पर लगने वाला बल तो आ गया, जरा पिंड बी पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, पिंड बी पर ए द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा, एफ बी ए इक्वल टू हो जाएगा बी पी बी बी पी बी अपॉन बी, यानी बी में कितना समय परिवर्तन, बल किस पर लग रहा है, बी पर, तो बी में समय परिवर्तन कितना होगा, डी पी बी, और डी पी बी का मान कितना कैसे निकालेंगे हम लोग, बी में कितना परिवर्तन हो गया, बाद में समय हो गया हमारा पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन बी, सेम उस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर हम लोगों को लगाना है जो क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे भाई, जब टकराएंगे आपस में तो एक ए जितना बल इस पर लगाएगी बी पर, तो बी भी उतना ही बल ए पर लगाएगी, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के दिशा का जो तृतीय नियम है उसकी मदद से क्या प्रूव होकर के आएगा, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, नियम क्या कहता है, पी ए बी इज इक्वल टू माइनस पी बी ए वस्तु पर लगने वाला बल और बी वस्तु पर लगने वाला बल दोनों कैसे होंगे, अपोजिट और इक्वल। अब जरा दोनों को इक्वल कर दो, ये समीकरण नंबर से पी ए बी डैश वैल्यू कितनी है, पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये यहां से लिख सकते हैं एफ बी ए की वैल्यू माइनस पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डी टी, लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद इसको और सॉल्व करो तो डी टी से डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो पार्ट सा कट गया, बचेगा क्या, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। अब जरा ए वालों तरफ कर लो, ठीक है ना, ए प्लस वालों की तरफ करो ऐसे, इसको ले जाओ जरा, इसको इस प्रकार समझना करो, पी ए प्लस पी बी ऐसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी, इसको ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इसको ले आओ तो इसको लिख सकते हैं पी ए डैश प्लस पी बी डैश। ये जो निष्कर्ष निकला है इसको जरा समीकरण को ध्यान दो, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो पी ए पी बी कहते हैं ये इसकी प्रारंभिक संवेग थे, इसका मतलब टक्कर से पहले का संवेग ये हो गया कुल, और ये पी ए डैश और पी बी डैश क्या थे, टक्कर के बाद के संवेग थे, तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, बराबर, यानी टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग है वो नियत है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। ये इसका स्टेटमेंट है, यानी किसी वस्तु पर वाय बल अगर कार्य ना करे या किसी निकाय पर वाय बल कार्य ना करे तो उसका जो संवेग है वो हमेशा नियत होता है, उसको इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो पी ए डैश क्या होगा, एम ए वी ए, वी ए का मतलब अंतिम वेग कितना होगा टक्कर के बाद, और पी ए बी डैश का मान क्या हो जाएगा, एफ एम बी वी बी, ठीक है ना। या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर हम ये लिखना चाहें इस भाषा को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे इसका मतलब क्या हो गया है, क्या निष्कर्ष मिला, निकाय का प्रारंभिक
निकाय का प्रारंभिक संवेग, रेखीय संवेग की बात हो रही है, बराबर निकाय का बाद में संवेग, यानी संवेग में कोई चेंज नहीं हुआ है, बाद में संवेग। ये कह सकते हैं, इसकी भाषा चेंज है, बाकी उसका मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो चाहे ये भाषा लिखिए चाहे ये लिखिए। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखने को मिल सकता है कि जैसे अगर हम कोई बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक जब चलाई जाती है तो बंदूक चलाने वाले को धक्का उसके पीछे की तरफ लगता है। क्यों लगता है, उसकी बात को हम लोग संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई बंदूक है, ये हमारे पास कोई बंदूक है और ये इसका स्टिकर बना हुआ है, इस पर गोली है ये। तो अगर हम ये मान के चलें कि बंदूक का जो द्रव्यमान है वो तो हम मान लेते हैं कैपिटल एम है, बंदूक का द्रव्यमान क्या हो गया, कैपिटल एम, और जो गोली है उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं स्मॉल एम है। अब चूंकि पहले ये दोनों एक साथ हैं, यानी दो पिंडों से मिलकर के एक निकाय बना हुआ है, बंदूक और गोली, तो इसका संवेग क्या है, जीरो, यानी इसका शुरू में संवेग कितना है, जीरो, इसका वेग जीरो, इसका वेग जीरो, तो हमारा यानी इसका प्रारंभिक जो संवेग होगा वो कितना होगा, जीरो। और जब हमने इसका स्टिकर दबाया तो दबाए स्टिकर को दबाएंगे हम, आपस में कोई बल नहीं लगाएंगे इस पर, ठीक है ना, कि हमने गोली को धक्का दिया हो, ठीक है ना। तो जब अंतरिक्ष क्रिया होगी, विस्फोट होगा इसके अंदर, तो गोली आगे तरफ जाएगी, तो मान लेते हैं गोली का जो वेग है वो क्या है, v वेग से गोली आगे जाएगी। और ये जो बंदूक है उसका वेग कितना होगा, ये इसका जो बंदूक का जो वेग होगा वो मान लेते हैं कैपिटल V है, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, माना बंदूक का द्रव्यमान m तथा गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है। जब गोली दागी जाती है, बंदूक चलाई जाती है, समझ लीजिए आप, गोली दागी जाती है तो बंदूक का वेग कैपिटल V तथा गोली का वेग स्मॉल v हो जाता है, यह हमने मान लिया। अब इसका मतलब है, जरा यहां संवेग संरक्षण का नियम लगाओ कि घटना से पहले का संवेग, यानी प्रारंभिक संवेग कितना होगा, प्रारंभिक संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, प्रारंभिक संवेग बराबर बाद का संवेग। प्रारंभिक संवेग कितना होगा, प्रारंभिक संवेग बंदूक भी है और गोली भी है, तो बंदूक का संवेग कितना होगा, तो बंदूक भी रुकी हुई है और गोली भी रुकी हुई है, तो दोनों के वेग क्या होंगे, जीरो। संवेग आता है m into v, m into u या m into v, कुछ भी कह सकते हैं, द्रव्यमान होते वेग। तो शुरू में क्या है, जब गोली नहीं चली है तो बंदूक भी रुकी है, इसका वेग जीरो है, और गोली भी रुकी, इसका वेग जीरो है, तो इसका कुल संवेग कितना हो जाएगा, जीरो। बाद का संवेग कितना होगा, तो बाद का संवेग, उसका बंदूक का द्रव्यमान m है, उसका वेग है v प्लस स्मॉल m, गोली का द्रव्यमान हो गया, उसका वेग हो गया v। ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, mv प्लस स्मॉल mv, ठीक है ना। यहां से जरा कैपिटल V का मान निकालो, कितना आ जाएगा, तो कैपिटल V क्या हो जाएगा, माइनस, सुन माइनस का हो गया, और इसको लिख सकते हैं m v अपॉन कैपिटल M। अब जरा देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये जो m है ये तो माइनस में हो नहीं सकते हैं कभी, ये तो कभी माइनस में होंगे नहीं,
स्मॉल एम ये गोले का द्रव्यमान है, कैपिटल एम बंदूक का द्रव्यमान है। तो अब इसका मतलब है कि माइनस क्या बता रहा है कि माइनस बता रहा है दोनों में से कोई एक का वेग तो अपोजिट है। अगर गोले का वेग अगर इस दिशा में माने तो जो बंदूक का जो वेग होगा उसके अपोजिट होगा, तभी गोली चलाई जाती है तो धक्का किधर लगता है, पीछे की तरफ। तो उसकी व्याख्या हम लोग इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं और उस फार्मूले की मदद से हम उस बंदूक का वेग निकाल सकते हैं, कितने वेग से पीछे हटेगी। ठीक है ना। इस प्रकार से हम संवेग संरक्षण के नियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।